गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट अपना चल रहा था, जिसमें अपन ने संकुलन क्षमता के बारे में बता दिया था कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण या गोलों के द्वारा कुल आयतन का जितना स्थान घेरा जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। सरल घनीय संरचना में जो संकुलन क्षमता का मान होता है वो 52.4% होता है। दूसरा BCC में संकुलन क्षमता का जो मान होता है वो 68% होता है। और FCC या CCP संरचना में जो संकुलन क्षमता का मान होता है वो 74% होता है। संकुलन क्षमता अपन को ये बताती है कि उस क्रिस्टल जालक के अंदर कितना भाग अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया है और कितना भाग शेष है। कई बार प्रश्न को अपोजिट करके पूछ लिया जाता है कि BCC क्रिस्टल संरचना में रिक्त भाग कितना होता है। अब रिक्त भाग पूछा है तो भरा हुआ भाग है 52.4, तो 100 में से 52.4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 47.6% रिक्त भाग आ जाएगा। BCC संरचना में रिक्त भाग पूछे तो 100 में से 68 घटा देंगे 32% आ जाएगा। और यदि FCC में रिक्त भाग पूछे तो 100 में से 74 घटा देंगे 26% आ जाएगा। अब है रिक्तियाँ या छिद्र। ये भी आप जानते हो कि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण होते हैं और वो अवयवी कण एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के अत्यधिक क्लोज होते हैं, अर्थात एक दूसरे के अत्यधिक निकटस्थ होते हैं। फिर भी उन अवयवी कण या गोलों के बीच में स्थान रिक्त रह जाता है। उन रिक्त स्थान को ही रिक्तियाँ या छिद्र कहते हैं। रिक्तियाँ या छिद्र कहते हैं। ये देखो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, और दूसरी होती हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो देखो चतुष्फलकीय के लिए 4 अवयवी कण होने चाहिए और अष्टफलकीय आकृति के लिए 6 अवयवी कण होने चाहिए। जैसा कि अपन ने संकरण में देखा था, 6 परमाणु होते हैं, चाहे कोई 6 आयन होते हैं, चाहे कुछ भी मान लो, 6 परमाणुओं को मिलाने पर जो संरचना बनती है वो कैसी बनेगी, अष्टफलकीय। तो यहाँ पर भी चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो बनती हैं वो 4 गोलों, जब कोई रिक्ति 4 गोलों से घिरी रहती है तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करें, जैसे मैं बना देता हूँ 1 2 और ये 3, ये 3 गोले हैं और चौथा गोला इसके ऊपर ऐसे दिखाई देगा चतुष्फलकीय में, ठीक है ना, क्योंकि 3 तो अपन को दिखाई दे जाएंगे लेकिन चौथा अपन को ऐसे बनाना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं 3 ही बनाता हूँ, इसमें चौथे को हटा देता हूँ जो ऊपर बनाया है, तो देखो ये जो रिक्ति बनेगी ये चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी, ये चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी, ठीक है ना। 4 गोलों से जो रिक्ति बनेगी वो कैसी बनेगी, चतुष्फलकीय, अर्थात ये 4 गोलों से घिरी हुई होती है। इसी प्रकार जो अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं वो 6 गोलों से घिरी रहेगी। कितने गोलों से, 6 गोलों से घिरी हुई रहेगी। इसमें भी 3 ऊपर 3 नीचे बनाएंगे तब बीच में जाके रिक्ति बनती है, रिक्ति या छिद्र। तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, ये अष्टफलकीय रिक्ति है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होती है, ठीक है। n यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि BCC के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2। सरल घनीय संरचना में अवयवी कणों की संख्या 1 होती है और FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कैपिटल N होती है, अर्थात अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ पर कैपिटल N जो है वो कौन है, अवयवी कणों की संख्या है। इसके बाद में अपना अब आता है इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करना। तो देखिए इकाई सेल का जो घनत्व है, इकाई सेल का घनत्व
घनत्व मतलब डेंसिटी स्मॉल डी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल का घनत्व ज्ञात करना, तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखिए इकाई सेल का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इधर इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है Z/m/A3/NA। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, Z का मतलब होता है इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या। तो Z बराबर है अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या। तो अपन को जिस भी इकाई सेल का घनत्व ज्ञात करना है, चाहे वो सरल घनीय संरचना का घनत्व ज्ञात करना है तो Z का मान कितना आएगा 1। BCC के लिए ज्ञात करना है तो Z का मान आएगा 2, और FCC के लिए ज्ञात करना है तो Z का मान आएगा 4, जो मैं लिखवा चुका हूँ। कैपिटल M का मतलब होता है परमाणु का मोलर द्रव्यमान, परमाणु का मोलर द्रव्यमान मतलब परमाणु भार, याद रखना परमाणु भार, ठीक है। जैसे अपन कार्बन की बात करें तो 12 है, ठीक है ना। Ag का दे दे तो वो 107 है, ऐसे जो भी है। ए का मतलब मैंने बता दिया था, ये इकाई सेल की भुजा की लंबाई होती है, इकाई सेल की भुजा की लंबाई, इकाई सेल की भुजा की लंबाई। और Na का मतलब होता है आवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.02 गुणा 10 की घात 23। तो इस सूत्र से अपन इकाई सेल का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। BCC दे रखी है तो कितना आ जाएगा 2, सरल घनीय संरचना दे रखी है तो 1, FCC दे रखी है तो 4। M सिल्वर का पूछेगा तो सिल्वर का वो देगा जो भी है 108 देगा, चाहे 107.5 देगा। A इकाई सेल की लंबाई है भुजा की, ये भी सवाल परीक्षा में मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर मिलेगा। Na आवोगाद्रो की संख्या जिसका मान फिक्स होता है, ये अपन को याद रखना है, क्वेश्चन में भी दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो इस सूत्र से अपन इकाई सेल का घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आती हैं स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक। तो देखिए त्रुटियां मैं बता देता हूं, त्रुटियां या अपूर्णता दोष। होता क्या है कि जैसे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो कभी कभी कोई अवयवी कण बाहर निकल जाता है, या अपना अवयवी कण अपना निश्चित स्थान को छोड़कर अंतरावकाश में आ जाता है, या फिर कोई अपने पास वाला जो परमाणु है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कर लेता है, या कभी कभी धनायन और ऋणायन बाहर चले जाते हैं। तो उस क्रिस्टल जालक के अंदर अपूर्णता आ जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अब देखो ये त्रुटियां भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि और एक होती है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। क्योंकि यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्टाइकियोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक को हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय यौगिक, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक को बोलते हैं अरस समीकरण मितीय यौगिक। अब होता क्या है कि जैसे किसी यौगिक का जो सूत्र होता है, जैसे किसी यौगिक का सूत्र होता है और अपन ने लिखा जैसे FeO, FeO में जैसे अपन ने देखा कि इसमें परमाणु का जो अनुपात है वो कितना है 1:1, ठीक है। जब इस क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है और यदि उसी क्रिस्टल जालक में इन Fe और O के परमाणुओं का अनुपात यदि 1:1 प्राप्त होता है तो वह यौगिक कैसा हो जाएगा,
स्टाइक्योमेट्रिक। और यदि इस अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उनका जो अवयवी कणों का या परमाणु का जो अनुपात है उनके अणुसूत्र के अनुरूप नहीं आता है, तो ऐसे यौगिक नॉन स्टाइक्योमितीय कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर इसमें यदि परमाणुओं का अनुपात उनके अणुसूत्र के अनुरूप आ जाता है तो स्टाइक्योमेट्री, और यदि परमाणु का जो अनुपात है उनके अणुसूत्र के अनुरूप प्राप्त नहीं होता है या उसमें भिन्नता आ जाती है तो ऐसे यौगिक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कहलाते हैं। स्टाइक्योमेट्री के अंदर जो स्टाइक्योमेट्री यौगिकों में जो दोष पाए जाते हैं वो स्टाइक्योमेट्री दोष कहलाएंगे, और नॉन स्टाइक्योमेट्री में जो त्रुटि पाई जाती है वो नॉन स्टाइक्योमेट्री त्रुटि कहलाएगी। तो सबसे पहले अपन नंबर 1 लेते हैं, स्टाइक्योमेट्री। स्टाइक्योमेट्रीय दोष, इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं या अवयवी परमाणु का जो अनुपात है वो उनके अणुसूत्र के अनुरूप ही होता है, अर्थात धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। तो स्टाइक्योमेट्रीय दोष के अंदर ये 2 प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है शॉटकी दोष, और दूसरा होता है फ्रेंकल दोष। इन 2 दोषों के अलावा जितने भी प्रकार के दोष पाए जाएंगे वो किस में पाए जाएंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष में पाए जाएंगे। तो देखिए इधर स्टाइक्योमेट्रीय दोष 2 प्रकार के होते हैं, शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष। अब जैसे माना मैंने बना दिया जैसे A प्लस B माइनस A प्लस और B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, और एक लाइन और बना देता हूँ B माइनस A प्लस B माइनस और A प्लस। देखो इसमें मैंने धनायन और ऋणायन बनाए हैं। ठीक है, इसमें धनायन की संख्या काउंट कर लो, इसमें धनायन कितने हैं, धनायन है 8 और ऋणायन भी कितने हैं 8। इनका अनुपात आया कितना, 1:1। तो इसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो कितना प्राप्त हो रहा है अपन को, 1:1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखो यदि इस अनुपात में परिवर्तन हुआ तो फिर यह दोष कौन सा कहलाएगा, ये जो दोष कहलाएगा वो कहलाएगा नॉन स्टाइक्योमेट्रीय, अगर अनुपात में परिवर्तन होता है तो। अगर अनुपात में परिवर्तन होता है तो यह दोष कौन सा होगा, नॉन स्टाइक्योमेट्रीय। और यदि अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है तो यह दोष कौन सा होगा, स्टाइक्योमेट्रीय। अपन पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टाइक्योमेट्रीय ही पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 प्रकार के दोष होते हैं। जैसे अपन ने ये बना दिया, अपन ने ये क्रिस्टल जालक है, ये अवयवी कण है, अवयवी कण आयन ही होते हैं। ठीक है, परमाणु भी हो सकते हैं। अपन ने ये आयन बना दिए क्रिस्टल जालक में, धनायन और ऋणायन परस्पर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, और इन अवयवी आयनों के बीच में जो स्थान बच गया इसे रिक्ति कहते हैं या अंतरावकाश कहते हैं। अब क्या होता है कि शॉटकी दोष में, अर्थात जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो कुछ धनायन और कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। कुछ धनायन और कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जैसे मैंने एक तो यहाँ से धनायन गायब कर दिया और एक यहाँ से मैंने ऋणायन गायब कर दिया, तो देखो उन स्थानों पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, छिद्र। अब देखो इधर ये छिद्र ही पूरे क्रिस्टल जालक के अंदर घूमते हैं और विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये जो दोष है वो शॉटकी दोष कहलाता है। एक चीज़ और, क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, इसलिए जितनी संख्या में धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर जाएंगे उतनी ही संख्या में ऋणायन भी क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं।
जितनी संख्या में धनायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर जाते हैं उतनी ही संख्या में ऋणायन भी क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो आप देखो, जब क्रिस्टल से पहले मैंने धनायन देखा था 8 थे, ऋणायन देखा था 8 था, अर्थात दोनों का अनुपात कितना था 1:1। अब यदि अपन धनायन और ऋणायन की बात करें तो अब धनायन गिनना कितने हो गए 7 और ऋणायन कितने हो गए 7, अनुपात कितना आया 1:1। मतलब धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई भी अंतर नहीं आया, तो यह दोष स्टाइकियोमितीय दोष होगा। ठीक है, और जिन यौगिकों में यह दोष पाया जाएगा वो यौगिक भी स्टाइकियोमितीय यौगिक कहलाएंगे, रस समीकरण मितीय यौगिक कहलाएंगे, क्योंकि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात धनायन और ऋणायन के स्थान छोड़ने पर यदि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वो स्टाइकियोमितीय दोष होता है। तो पहली बात, शॉर्टकी दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जैसे कोई भी धनायन जितने ऋणायनों से घिरा होता है तो उन ऋणायनों की संख्या धनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी, या कोई भी ऋणायन जितने धनायनों से घिरा हुआ है तो धनायनों की संख्या ऋणायन की कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या कहलाएगी। मतलब एक आयन जितने विपरीत आयनों से घिरा रहता है उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो ये शॉर्टकी दोष उनमें पाया जाता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कैसा होता है, उच्च होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। ध्यान रखना यहाँ AgBr एक अपवाद है जिसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि AgBr में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कम होता है। ठीक है, NaCl, KCl में इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, सीजियम क्लोराइड में 8 होती है, AgBr में 4 होती है। लेकिन ये एक अपवाद है, AgBr एक ऐसा अपवाद है जिसमें शॉर्टकी दोष के साथ साथ फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। अब देखो दोनों में क्या अंतर है। फ्रेंकल दोष की बात करें तो अपन यहाँ देखो, ये धनायन बना दिया, ये ऋणायन बना दिया, ये धनायन, ये ऋणायन, ऐसे ही बना दो, धनायन ऋणायन धनायन, धन के नीचे ऋण, ऋण के नीचे धन आना चाहिए। ठीक है, देखो इधर ये मैंने इनको मिला दिया, ये इन सबको मिला दिया। अब आप दोनों में अंतर देखना, क्या अंतर रहता है। ये लो, अब देखो फ्रेंकल दोष में अपन ने यहाँ तो देखा था कि जब शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल जालक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है और इसी को शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। तो अपन ने ये देखा कि पहले धनायन और ऋणायनों की संख्या तो ज़्यादा थी, अनुपात तो समान है, पहले भी और बाद में भी अनुपात तो कैसा है, समान, लेकिन संख्या कैसी थी, ज़्यादा। और जब संख्या ज़्यादा होती है तो घनत्व का मान भी ज़्यादा होता है, और जब संख्या में कमी हो जाती है तो घनत्व के मान में भी कमी हो जाती है। तो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, घनत्व में कमी हो जाती है। लेकिन फ्रेंकल दोष में जब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो कुछ धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरावकाश में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, अंतरावकाश में चले जाते हैं। अब आप ये देखो, अंतरावकाश में चले गए तो पहले भी धन की संख्या कितनी थी, 8, और ऋण की संख्या बी माइनस की संख्या भी कितनी थी, 8। अनुपात कितना था, 1:1। और जब इन्होंने ऐसा कर लिया तो धनायन फिर भी देखो, धनायन अब काउंट कर लो, अब भी कितने हैं, 8। ऋणायन काउंट कर लो, अब भी कितने, 8। अनुपात कितना आया, 1:1। अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और ना ही इसमें संख्या में कोई परिवर्तन हुआ। इसका मतलब इसमें घनत्व कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। भाई जैसे आप लोग इस कमरे में बैठे हुए हो तो, और ठीक है, अब इस कमरे का जो भी वजन है, माना
5 कुंटल है, 100 कुंटल है, 1000 कुंटल है, जो भी है, अगर मैं आपके स्थान की अदला बदली कर दूं तो क्या बताओ वजन में कोई कमी हो जाएगी क्या? नहीं होगी। वजन में कमी तब होगी जब यहाँ से आप लोग चले जाओगे, इस कमरे को छोड़कर चले जाओगे, तो वजन वही रहेगा। आज अपन तराजू पर केले तुलवाते हैं तो एक केले को उठाकर तराजू के दूसरे सिरे पर रख देंगे, तब भी वही वजन रहेगा, लेकिन तराजू से ही अलग कर देंगे तो वजन में क्या हो जाएगी? कमी। तो शॉर्ट की दोष में घनत्व में कमी हो जाती है, लेकिन इसमें घनत्व में कोई कमी नहीं होती, अर्थात घनत्व अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज। ये उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान अधिक होता है। यह दोष उनमें पाया जाता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कम होता है, जैसे AgCl, AgBr, AgI। AgBr एक अपवाद है जिसमें शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। शॉर्टकी दोष उन यौगिकों में पाया जाएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान अधिक होता है, और यह दोष उन यौगिकों में पाया जाएगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कम होता है। दूसरी बात यह है कि इनमें घनत्व का मान कम हो जाता है और इसमें घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना, ये छिद्र उत्पन्न हो गया तो चालकता छिद्र के कारण होती है, इसमें भी छिद्र के कारण होती है। जैसे ये छिद्र उत्पन्न हो गया तो इस छिद्र में कोई दूसरा धनायन आ जाएगा, तो दूसरा धनायन आ जाएगा तो उसका स्थान खाली हो जाएगा, फिर वो छिद्र वहाँ पहुँच जाएगा, फिर उस छिद्र में कोई दूसरा धनायन आ जाएगा तो वो स्थान खाली हो जाएगा। इस प्रकार ये छिद्र पूरे क्रिस्टल जालक में घूमते रहते हैं, जिससे चालकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये होता है शॉर्टकी दोष और ये होता है फ्रेंकल दोष। दोनों में ही दोषों में अपन ने देखा अनुपात में कोई चेंज नहीं होता। जब धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके अणुसूत्र के अनुरूप होता है, जब धनायन और ऋणायन का अनुपात उसके यौगिक के अणुसूत्र के अनुरूप होता है, तो ऐसे यौगिकों को स्टाइकियोमेत्रीय यौगिक कहते हैं। और इन यौगिकों में जो दोष पाए जाते हैं वो स्टाइकियोमेत्रीय दोष कहलाते हैं। और ये दोष दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल जालक के निर्माण के दौरान समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। क्रिस्टल विद्युत उदासीन होना चाहिए। विद्युत उदासीन का मतलब धनावेश और ऋणावेश बराबर होने चाहिए। संख्या में परिवर्तन हो जा, संख्या में परिवर्तन हो जा, लेकिन आवेश बराबर होने ही चाहिए। आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, धनावेश और ऋणावेश बराबर होना ही चाहिए, तभी वह क्रिस्टल विद्युत उदासीन होगा। तो त्रुटि या अपूर्णता दोष किसे कहते हैं? कि जब क्रिस्टल जालक में कोई भी आयन या कोई भी अवयवी कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर बाहर चला जाए या अंतरावकाश में आ जाए या अपनी ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कर ले, तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही अपूर्णता त्रुटि या दोष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आता है नॉन स्टाइकियोमेट्रीय दोष।